नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। 7th पार्ट मिस्टेक और फेटेड का। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विभूषण ने लान वांगजी के सर से उस व्हेल को हटा दिया था और लान वांगजी का फेस विभूषण के सामने था, लेकिन विभूषण की नज़र अभी लान वांगजी पर नहीं गई थी। वो अपने हाथ के उस व्हेल को साइड में बेड पर रखने चला जाता है। विभूषण ने इस इंटेंशन से लान वांगजी के व्हेल को नहीं हटाया था कि वो उसे देखना चाहता था, बल्कि विभूषण ने लान वांगजी के व्हेल को ये सोचकर हटाया था कि वो कब से व्हेल के अंदर है, उसे घुटन घुटन हो रही होगी, और जब तक वो खुद उस व्हेल को नहीं हटाएगा, व्हेल लान वांगजी के सर से नहीं हटने वाला, क्योंकि ये रिचुअल है कि अल्फा ही ओमेगा का व्हेल हटाते हैं। विभूषण उस व्हेल को बेड पर रख देता है और कहने लगता है, लान वांगजी, मैंने तुम्हारा सामान ला दिया है। यह कहते कहते विभूषण लान वांगजी के पास आ रहा था। विभूषण अपना कहना जारी रखता है। वो कहता है, वो लान वांगजी, वो उस तरफ वॉशरूम है, तुम जाकर फ्रेश। बस यहीं तक विभूषण कह पाया था। यहीं तक आकर उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अब लान वांगजी के सामने खड़ा हुआ था और लान वांगजी को देखकर वो ठहर सा गया। उसके शब्द कहाँ चले गए उसे पता ही नहीं, क्योंकि जो भी शख्स अगर विभूषण के सामने जो ओमेगा है उसे देख ले तो वो अपने होश को ही गवा बैठेगा, क्योंकि इस ओमेगा की ब्यूटी है ही लोगों को पागल करने वाली, जो एक बार देख ले तो अपनी नजरें ना हटा पाए। और यही हाल विभूषण का था अपने ओमेगा लान वांगजी को देखकर। विभूषण अपनी बड़ी आंखें और शॉकिंग फेस के साथ लान वांगजी को देख रहा था। ये ओमेगा तो इटर्नल ब्यूटी है। लान वांगजी जैसा खूबसूरत ओमेगा शायद ही कोई होगा, क्योंकि विभूषण ने तो लान वांगजी से ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। और लान वांगजी की सबसे बड़ी चीज़ जो विभूषण को अपने पास अट्रैक्ट कर रही थी, वो थी उसकी सादगी, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। क्योंकि विभूषण ने जब से लान वांगजी को देखा है, तब से लान वांगजी की नज़रें नीचे ही है। लान वांगजी ने एक बार भी अपनी नज़रों को ऊपर नहीं किया, और लान वांगजी की खूबसूरती का खुमार विभूषण पर इस कदर का छाया हुआ है कि वो लालची बन रहा है। वो उन आंखों को देखना चाह रहा है जो झुकी हुई है। लान वांगजी की झुकी नज़रें विभूषण के जहन में सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या ये नज़रें लान वांगजी की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती होंगी। कैसी होंगी ये नज़रें, वो इन्हें देखना चाहता है। विभूषण अनकॉन्शियसली ही अपने कदमों को लान वांगजी की तरफ बढ़ाने लगता है। लान वांगजी और विभूषण के बीच ज़्यादा फासला नहीं था। लान वांगजी विभूषण को अपनी ओर आता महसूस कर अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और अपने कपड़ों पर उसकी पकड़ टाइट हो जाती है। लान वांगजी मन में सोचता है कि वो जानता है एक ना एक दिन ये होना है, क्योंकि उन दोनों की शादी हुई है। वो एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं। विभूषण उसके करीब आ सकता है, उसे छू सकता है, उसे अपना बना सकता है, क्योंकि ये उसका हक है। और लान वांगजी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि ये रिचुअल है जो हमेशा से चलते आ रहा है कि अल्फा ओमेगा अपनी शादी की पहली रात, अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूमेट करें। लान वांगजी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इस तरह घबराना नहीं चाहिए। अपने मन में इन्हीं सब बातों को सोचते हुए लान वांगजी अपनी आंखों को खोलता है। उसका सर नीचे है। लान वांगजी को पता चल रहा है कि विभूषण उसके सामने ही खड़ा है। विभूषण लान वांगजी को देखते हुए अपने एक हाथ को आगे करने लगता है और अपने उसी हाथ से विभूषण लान वांगजी के चिन्ह को धीरे से ऊपर करता है। लान वांगजी कोई भी रेजिस्ट नहीं करता। विभूषण अब पूरी तरह से लान वांगजी का चेहरा देख पा रहा था। वाकई जो सोचा था वही है। लान वांगजी की आंखें बहुत ही प्यारी हैं। विभूषण मन में सोचता है, एक छोटे से ओमेगा हो तुम,
वो भी बेहद खूबसूरत, लेकिन बहुत ही मासूम हो। मासूमियत तुम्हारी आंखों में ही झलक रही है। सही कहा था तुम्हारे अंकल ने, तुम बहुत इनोसेंट हो, दुनियादारी से अनजान हो, और लोग तुम्हारी इसी मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे मासूम और नादान अपने खुद के सगे भाई का इस्तेमाल किया तुम्हारे भाई ने, वो भी किस लिए? खूबसूरती, नाम, शोहरत के लिए। पर जो भी हुआ उसका मुझे दूर दूर तक ज़रा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि तुम जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुए हो, हादसा ही सही, जानबूझकर हुआ हो या गलती से, उसकी वजह से तुम मुझे मिले हो, जिस पर से मेरी नज़र हटने का नाम नहीं ले रही। मैं हर तरह से तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, एक उंगली नहीं उठने दूंगा तुम पर। सारी बुरी यादें मिटाकर नई खुशियों को जगह दूंगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं। तुम्हारी इस इनोसेंस को कभी मिटने नहीं दूंगा। यही सोचता हुआ ऊशान सॉफ्ट एक्सप्रेशन से लान वांगजी को देखता है और अपने हाथ को लान वांगजी के चिन से हटा लेता है। और यहाँ लान वांगजी, उसने पहली बार अपने अल्फा वीवूशान को देखा। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो जो देख रहा है क्या वो सही है। उसका अल्फा वीवूशान जो उसके सामने खड़ा है, क्या सचमुच वो उससे 17 साल बड़ा है? लेकिन वीवूशान को देखकर तो लगता ही नहीं है कि वो 33 ईयर ओल्ड है। लान वांगजी के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। और एक और बात थी जो लान वांगजी की नज़रें वूशान पर से हटने नहीं दे रही थी, वो थी वीवूशान की हैंडसमनेस। लान वांगजी ने कभी भी किसी भी अल्फा को गौर से नहीं देखा, और अगर कभी उसकी नज़र किसी अल्फा पर पड़ी भी होगी तो भी उसने अपने सामने खड़े वीवूशान जैसे हैंडसम अल्फा को नहीं देखा, जो कि अब उसका हस्बैंड है। वीवूशान भी लान वांगजी को ही देख रहा है। उसका बस चले तो वो कभी अपनी नज़रें लान वांगजी से ना हटाए और बस उसे इसी तरह एडमायर करता रहे। लेकिन वो अभी लान वांगजी को आराम करने देना चाहता है, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही भारी था। वीवूशान कहता है, लान वांगजी, वो रहा वॉशरूम, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वूशान की इस बात पर लान वांगजी कंफ्यूज्ड लुक से वीवूशान को देखता है। वूशान कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ कहना चाहते हो? लान वांगजी अपने सर को झुकाते हुए धीमी आवाज़ में कहता है, वो रिचुअल के हिसाब से आप और यह कहकर लान वांगजी शांत हो जाता है। वूशान लान वांगजी की बातों को समझ गया था। वो कहता है, तो क्या तुम उस रिचुअल की बात कर रहे हो, वेडिंग नाइट कंज्यूमेट करने की, और ओमेगा के वेडिंग हॉर्नफू को अल्फा ही रिमूव करेगा वेडिंग नाइट कंज्यूमेट करने से पहले? लान वांगजी इस पर अपने सर को नीचे झुका देता है। वो कुछ नहीं कहता। वूशान कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम अपनी मैरिज नाइट कंज्यूमेट करें? लान वांगजी अपना सर ऊपर कर वूशान को देखता है। उसकी आंखों में वूशान को डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वूशान एक बिल्कुल छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, इन सब को भूल जाओ, वक्त बदल रहा है, इस रिचुअल को मानने की ज़रूरत नहीं है, बेफिक्र रहो। मैं तब तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम खुद इसके लिए तैयार नहीं होते। तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। और हाँ, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई बात अपने दिल में रखने की ज़रूरत है। तुम जो चाहो वो मुझसे कह सकते हो, बिना किसी झिझक के, ठीक है? अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है। कल सुबह हमें 8 बजे स्टेशन पहुंचना है। कल हम शंघाई से बीजिंग जा रहे हैं। लान वांगजी वूशान की बातों को सुनकर हैरान था। क्या ये अल्फा बाकी अल्फाज की तरह नहीं है, जिनका शादी करने का एक ही मोटिव होता है, और जिस मोटिव को पूरा करने के लिए वो ये तक नहीं देखते कि किस ओमेगा की उम्र कितनी है, वो इस लायक है भी या नहीं, वो इसके काबिल अभी हुआ भी है या नहीं। लान वांगजी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, तो उसे इन सब का पता है। वो हॉस्पिटल में ऐसे कई केसेस देखा करता था। इस तरह की कई बातें उसने सुन रखी थी। शादी के बाद अल्फाज को लाइसेंस मिल जाता है,
वो जैसा चाहे ओमेगा के साथ कर सकते हैं, चाहे वो ओमेगा की मन मर्जी से हो या फिर ज़बरदस्ती से। वो हर तरह से ओमेगा को यूज़ करते हैं और उन सब से अलग विभूषण ने उसे वक्त दिया है कि जब तक वो तैयार नहीं होता तब तक विभूषण उसे नहीं छुएगा। लान वांगजी ना चाहते हुए भी खुद को विभूषण को देखने से नहीं रोक पा रहा था। लान वांगजी को पता चल गया था कि उसके अंकल ने विभूषण को उसकी एज को जानते हुए भी उसके भाई के लिए क्यों चुना था, क्योंकि आजकल इस तरह के अल्फा नहीं होते जो अपने ओमेगा को अपना फैसला आज़ादी से खुद लेने देते हैं, वो भी अपने आप को छूने तक का फैसला। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्फाज तो ओमेगास को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन्हें दबाकर रखना चाहते हैं, लेकिन वुशान वो ऐसा नहीं है। विभूषण लान वांगजी को खोया देख उसके सामने अपना हैंड वेव करता है। लान वांगजी अपनी सोच से बाहर आता है। वुशान कहता है, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? लान वांगजी अपना सर नामे शेक कर देता है और वहाँ से अपने सामान की ओर बढ़ जाता है। वुशान भी अपने कुछ कपड़े लेकर दूसरे रूम चला जाता है फ्रेश होने। अब हम दूसरी तरफ जियांग हाउस को देखते हैं। मैडम यू चांग चेंग और लान शिचन को अपने साथ घर ले आई थी। उन्होंने लान शिचन को जियांग चेंग के कमरे में बैठा दिया था, क्योंकि आज उनकी वेडिंग नाइट है। लान शिचन बेड पर बैठा हुआ है, उसके अंकल के ये कहने पर कि वो लान शिचन से नाराज़ नहीं है। लान शिचन ने जो हुआ था उससे आगे बढ़ने का सोच लिया अपने अल्फा के साथ। वो बीती बातों को भूल जाएगा। आज उसके पास वो है जिसके वो सपने देखा करता था, एक खुशहाल हरी भरी जिंदगी। वो बस अपने अल्फा को और देखना चाहता है। उसके बाद उसे अपने दिल में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो उस अल्फा से शादी नहीं किया जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था, बल्कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हो गई है, वो भी उस अल्फा के साथ जो एक बड़ी कंपनी को संभालने वाला है। और इसी बात को सोचते हुए लान शिचन खुश हुए जा रहा था। वो सारी बातों को इतनी आसानी से भूल गया, अपने भाई पर उसकी वजह से उठे सवालों को भूल गया। जब लालच की पट्टी आंखों में लगी हो तो कुछ भी नजर नहीं आता। सेम लान शिचन के साथ हो रहा था। लान शिचन बेड पर बैठे अपने अल्फा के आने का इंतजार कर रहा है। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और जियांग चेंग रूम के अंदर आता है। लान शिचन अपने आप को ठीक कर अच्छे से बैठ जाता है। जियांग चेंग बेड के पास आ गया था और लान शिचन के पास बेड पर बैठ जाता है। वो अपने हाथों को आगे कर लान शिचन के वेल को हटा देता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर लान शिचन की एक और ख्वाहिश पूरी हो गई थी, क्योंकि जियांग चेंग हैंडसम था। जियांग चेंग को भी लान शिचन पसंद आता है। जियांग चेंग लान शिचन से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। लान शिचन इस पर शर्मा कर अपना फेस नीचे कर लेता है। जियांग चेंग अपने फिंगर लान शिचन के चिन पर रखता है और उसके फेस को ऊपर करता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। जियांग चेंग कहता है, तुम जानते हो ना कि आज क्या है? आज हमारी वेडिंग नाइट है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लान शिचन अपनी नज़रों को नीचे कर अपना सर हाँ में हिला देता है। अब हम देखते हैं यहाँ से बाहर हॉल का सीन। मैडम यू जियांग फैमिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। जियांग फैमिया वुशियान और लान वांगजी को छोड़कर थोड़ी ही देर में जियांग हाउस आ जाते हैं और हॉल पर मैडम यू को खड़ा देखते हैं। उन्हें मैडम यू को देखकर पता चल गया था कि वो फिर भी वुशियान को नीचा दिखाने वाली बातें उनसे करने वाली हैं। वो अपना गुस्सा कहीं तो निकालेंगी ही। उस वक्त उन्होंने शांति से सब बातों को हैंडल कर लिया था, लेकिन अब वो अपने गुस्से को वुशियान के ऊपर उसका नाम लेकर ही निकालेंगी। जियांग फैमिया आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। मैडम यू कहती है, आ गए आप उसे छोड़कर। इतना कुछ होते देखने के बाद भी आपका प्यार उसके लिए कम नहीं होता। आप क्यों नहीं समझती कि हमारी ज़िंदगी में अनलकी है वो? हर किसी की ज़िंदगी में अनलकी है। आज नहीं देखा आपने, उसके आते ही इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे इसी बात का तो डर था। वो जहाँ होता है वहाँ कुछ भी सही नहीं हो सकता। आप अब क्यों उसे? लेकिन तभी जियांग फैमिया गुस्से से ज़ोर से कहते हैं, यू अपनी हद मत भूला करो।
मैंने तुम्हें हर चीज़ की छूट दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो मन में आए वो कहोगी। एक और शब्द ऊशान के लिए मैंने तुम्हारे मुँह से सुनाना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इससे पहले बहुत सी मनमानियाँ कर चुकी हो तुम। ऊशान और उसकी माँ को इस घर से निकाला, वो भी तब जब उन्हें अपने दर्द को बांटने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत थी। उस वक्त दर्द सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ था, दुख सिर्फ तुम्हारी ही ज़िंदगी में नहीं आया था, दुख उनकी ज़िंदगी में भी आया था। दर्द उन्हें भी हुआ था और शायद तुमसे ज़्यादा। लेकिन उस वक्त तुमने उन्हें हमारी ज़िंदगी और इस घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। और आज जिस ऊशान के लिए तुम इतने कड़वे शब्द कहती हो, उसकी ओर देखती तक नहीं। उसे कभी तुम अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन एक हादसे का दोष तुमने उन पर इस तरह मढ़ा कि दोबारा उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो बच्चा तुम्हें अपनी खुद की माँ से ज़्यादा मानता था, तुम्हें माँ कहता था, और वो हक भी तुमने उससे छीन लिया और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका। तुमने इतना तक नहीं सोचा कि उस बच्चे की ज़िंदगी में इसका क्या असर हुआ होगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है यूँ। अपने गुस्से को भूल जाओ और वुशान को फिर से उसी तरह प्यार करो जैसे तुम बचपन में किया करती थी। वो तुम्हारी एक नज़र के लिए तरसता है। क्या तुम्हें उसका दर्द नज़र नहीं आता, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहती? संभल जाओ यू, अभी वक्त है। ऐसा ना हो कि जब तुम्हें ये एहसास हो कि तुम गलत थी, तब बहुत देर हो जाए। यह कहकर जंग फैमिया अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और मैडम यू, जो अपने सर को झुकाए सब कुछ सुन रही थी, वो अपने सर को ऊपर करती है। उनकी आंखें लाल हैं और उनसे आंसू बह रहे हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और सेम टाइम पर दर्द भी साफ नजर आ रहा है। वो उस बड़ी सी तस्वीर को देखती है जो दीवार पर लगी हुई है, जो उनके बड़े भाई वी चांगसी की है। वो वहीं सोफे पर बैठ जाती हैं और ना जाने कब तक वो ऐसे ही उस तस्वीर को देखते हुए उसी सोफे पर सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जांग फैमिया अपने कमरे से बाहर आते हैं और मैडम यू को देखते हैं। वो अपने हाथ में जो ब्लैंकेट है उससे मैडम यू को कवर कर देते हैं। अक्सर ही यह होता है, मैडम यू जब परेशान होती है तो इसी तरह यहाँ पर आकर सो जाती है। और आज तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और शायद दर्द में भी थी, क्योंकि मैडम यू की आंखें स्वलन हैं। जांग फैमिया मैडम यू के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उनके फेस को देखते हुए सोचते हैं, अपने आप को इतना दर्द क्यों देती हो? उस बात को अपने जहन से निकाल दो, भूल जाओ अतीत को। वो बस तुम्हें इस तरह दर्द ही देगा और कुछ नहीं। जांग फैमिया भी वही मैडम यू के पास बैठ जाते हैं। उनकी वाइफ दिल की बुरी नहीं है, वो तो एक बेस्ट वाइफ, बेस्ट सिस्टर और बेस्ट मॉम है। बस कुछ हादसे इंसान को बदल देते हैं। जांग फैमिया जानते हैं जितना गुस्सा उनकी वाइफ विभूषण से है, उतना ही ज़्यादा प्यार वो कभी विभूषण से किया करती थी। और वो प्यार ही है जो मैडम यू के अंदर गुस्सा बनकर बाहर आता है। जांग फैमिया अपनी वाइफ को अच्छे से समझते हैं। वो विभूषण को प्यार करना नहीं बंद कर पाती, इसीलिए इस बात का गुस्सा वो इस तरह निकालती है। इस बात को सोचकर जांग फैमिया अपना सर शेक करते हैं और वहीं सोफे पर अपना सर रख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। वुशियान, जो कि बेड पर लेटा हुआ है, वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है। वो बेड पर उठ जाता है और अपने साइड में देखता है लानवांग जी बेड पर नहीं है। वुशियान टाइम चेक करता है तो 6:30 हो रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं। इतनी सुबह लानवांग जी कहाँ हैं? तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और लानवांग जी वहाँ से सिंपल क्लॉथ में बाहर आता है। वुशियान की नज़र उस पर जाती है और वो बस उसे देखता रह जाता है। लानवांग जी इन गीले बालों में और इन सिंपल क्लॉथ्स में भी किसी एंजल से कम नहीं लग रहा है। वुशियान को नहीं पता था कि उसकी ये सुबह इतनी खूबसूरत होगी। लानवांग जी की नज़र भी वुशियान पर जाती है और वो जो टॉवल से अपने बालों को पोंछ रहा था वो रोक देता है और अपने फेस को नीचे कर वैसे ही खड़े रहता है। वुशियान लानवांग जी की ब्यूटी में जो खो गया था उससे बाहर आता है। वो कहता है, लानवांग जी तुम जल्दी उठ जाते हो। कोई बात नहीं, हम 7:30 बजे स्टेशन के लिए निकलेंगे। तब तक तुम तैयार हो जाओ और मैं भी बात लेकर आता हूँ, ठीक है?
लान वांगजी वुशान को देखता है और अपना सर नोट कर देता है। वुशान वहाँ से बात लेने चला जाता है और लान वांगजी तैयार होने लगता है। तैयार हो जाने के बाद वो कुछ सोचता है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगता है। वो किचन में आकर सामान को चेक करने लगता है। वुशान जब बात लेकर बाहर आता है तो फिर लान वांगजी उसे नहीं दिखता। वो सोचता है कि लान वांगजी अब कहाँ गया। वो बाहर आकर देखता है तो लान वांगजी किचन में कुछ बना रहा है। वुशान कहता है, लान वांगजी क्या कर रहे हो तुम? लान वांगजी पीछे पलटकर वुशान को देखता है और कहता है, वो बस किचन में बस नूडल्स ही थे तो मैं वही आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। वुशान ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो जब सोता तो अकेला और उठता तब भी वो अकेला ही होता और उसके लिए खाना ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं। उसे एक वार्म एहसास अपने अंदर होता है। वो अब अकेला नहीं है क्योंकि आज उसके लिए कोई है जो आज उसके लिए सोच रहा है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है। मैरिड लाइफ कैसी होती है, उसके पहले एहसास ने वुशान को छुआ था। वो एक स्माइल करता है और कहता है, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर आता हूँ। लान वांगजी नोट कर देता है। वुशान छोटी सी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। वुशान जब तैयार होकर बाहर आता है तो लान वांगजी को देखता है जो डाइनिंग टेबल पर उसके लिए प्लेट तैयार कर रहा है। वुशान वहाँ आकर बैठ जाता है। लान वांगजी नूडल की प्लेट को वुशान के सामने कर देता है और वुशान के साइड में खड़ा हो जाता है। वुशान अपने सामने टेस्टी नूडल को देखता है। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक बात हिट होती है। वो डाइनिंग टेबल पर इधर उधर देखने लगता है। फिर वो लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी वुशान को इस तरह अपनी ओर देखते हुए देखकर सोचता है, क्या उसने कुछ गलती कर दी? वो थोड़ी शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या हुआ? किसी चीज़ की कमी है? आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आता हूँ। वुशान कहता है, नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं तुम्हें इसीलिए देख रहा हूँ कि तुम्हारी प्लेट कहाँ है? क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले? लान वांगजी इस पर पहले तो शॉक होता है, लेकिन फिर वो कहता है, नहीं, मैं आपकी बात करूँगा। वुशान एक गहरा सा शाय करता है और लान वांगजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साइड वाली चेयर में बैठा देता है। लान वांगजी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशान को देखता है। वुशान कहता है, अगर तुम फिर उन बेतुकी बातों को सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दो। मैं पुरानी बातों को नहीं मानता कि जब तक अल्फा खाना नहीं खा लेता ओमेगा उसके बाद ही खाना खाएगा। लान वांगजी, देखो, तुम मेरे ओमेगा हो और मैं नहीं चाहता कि तुम उन पुराने रीति रिवाजों में उलझे रहो, समझे? चलो अब तुम्हारे लिए भी सर्व करो और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। लान वांगजी सरप्राइजिंगली वुशान को देख रहा था। वुशान कहता है, क्या हुआ? चलो सर्व करो। लान वांगजी वुशान से अपनी नज़रों को दूर कर अपने लिए भी एक ब्रेकफास्ट की प्लेट तैयार कर लेता है। वुशान कहता है, चलो अब खाना शुरू करो। यह कहते हुए वुशान भी अपना पहला बाइट लेता है और जैसे ही वो पहला बाइट वुशान के मुंह में जाता है, वुशान अपनी आंखों को सुकून के साथ बंद कर लेता है। इतना टेस्टी फूड उसने तो कभी नहीं खाया। वो लान वांगजी को देखता है जो शांति से ब्रेकफास्ट कर रहा है। वुशान मन में सोचता है, और क्या क्या बदलने वाले हो तुम मेरी ज़िंदगी में? यह कहकर वुशान एक छोटी स्माइल कर बड़े ही शौक से फूड को खाने लगता है। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे स्टेशन का सीन। वुशान और लान वांगजी साथ में खड़े हैं और उनके सामने जांग फैमिया और लान कुरैन खड़े हैं। लान वांगजी के फेस में ये सुकून देखकर ही बता सकते हैं कि उसे वुशान अपने अल्फा के रूप में अच्छा लगा। भले ही वो मुस्कुरा नहीं रहा है, लेकिन वो सैड भी नहीं है। उसके चेहरे पर एक चमक है। लान कुरैन को इससे बहुत ही खुशी होती है। वुशान कहता है, अंकल, अब हमें चलना चाहिए। जांग फैमिया और लान कुरैन कहते हैं, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। लान कुरैन वांगजी के सर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, खुश रहना। लान वांगजी नोट कर देता है। वुशान लान वांगजी को देखकर एक स्माइल कर रहा था और जांग फैमिया उसे नोटिस कर रहे थे। क्या वुशान लान वांगजी के साथ खुश है? उसके चेहरे की ये हंसी जेन्युइन है। क्या उसे कल जो हुआ उसका कोई भी दुख नहीं है?
क्या उसे लानवांगजी से शिकायत नहीं है? लानवांगजी की ख्याल जानने के बाद भी जांग फैमिया ऊशियान से कहते हैं। ऊशियान जांग फैमिया के पास आता है और कहता है, जी अंकल। जांग फैमिया कहते हैं, क्या लानवांगजी के साथ तुम खुश हो? क्या तुम्हें उससे कोई परेशानी नहीं है? ऊशियान कहता है, नहीं अंकल, मुझे लानवांगजी से कोई परेशानी नहीं है और ना ही मैं उसकी किसी भी बात से नाराज़ हूँ। मैं उसे अपना ओमेगा एक्सेप्ट कर चुका हूँ। जांग फैमिया कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ऊशियान स्माइल के साथ नोट करता है। तो चलिए इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कल, ठीक है? बाय बाय।